बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जब भी सॉलिड्स को किसी स्ट्रेस के अंदर ऑब्जर्व किया जाए, उनकी बॉडी में डीफॉर्मेशन हो, उनकी शेप, लेंथ या उनके जो साइजेस हैं वो चेंज हो, तो इस चेंज को रिकवर करने और परमानेंट डीफॉर्मेशन के जो केसेस हैं, इस सिचुएशन में कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो है एक्सटर्नल फोर्स। कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपके पास कोई रबर बॉल है, आप उस रबर बॉल पर हर तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या कॉज होगी? डीफॉर्मेशन। ये है कि ये अपनी एक्चुअल शेप से चेंज होकर थोड़ा सा डिफरेंट शेप में चला जाएगा। लेट्स से इसकी शेप पहले से कम हो जाती, ऑलराइट। अच्छा, अब जब डीफॉर्मेशन हो जाएगी तो डीफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आइदर द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिटर्न बैक, द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिटर्न बैक। अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो दिस बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और अगर बॉडी परमानेंटली डीफॉर्म हो जाए तो दिस बिहेवियर इज नेम्ड एज प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में ही कहा जाता है कि अगर इस पर स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेस रिमूव की जाए तो ये 100% अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। और वेट क्ले, गीली मिट्टी जो होती, अगर उसको हम ज़मीन पर गिरा दें, लेट से किसी भी दूसरी चीज़ के साथ कोलाइड करें, तो वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। तो सॉलिड्स विच रीगेन देयर शेप्स आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल्स। और वो सॉलिड मटेरियल्स जो अपनी शेप को दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, उनका ये बिहेवियर क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम इन द मीनिंग्स ऑफ स्ट्रेस पर, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। कैसे डिनोट करते हैं? ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी यूज होता है और इसे पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। इट हैज़ 3 टाइप्स: टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर। अगर कोई स्ट्रेस किसी वायर की लेंथ को बढ़ाए या उसकी लेंथ को कम करे, अगर वो बढ़ाए तो इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, लेकिन अगर उस वायर की लेंथ कम हो तो उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। सिमिलरली, अगर कोई स्ट्रेस किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर दे, लेट्स से कोई रबर बॉल है और आप उसे हर तरफ से फोर्स अप्लाई करके स्क्वीज करते हैं सच दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज नाउ लेस देन और ग्रेटर देन द ओरिजिनल थिंग। एक्चुअल वॉल्यूम से अगर वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है या ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में एग्जिस्ट करता है और आप उसकी वो शेप चेंज कर देते हैं बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। किसी चीज़ को ट्विस्ट करने में भी शियर स्ट्रेस का रोल होता है। सेम इसी तरह जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, बॉडी में डीफॉर्मेशन आएगी। द मेजर ऑफ डीफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। द चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन सिंबल, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज़ नो यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इट इज सिंपली नेम्ड एज पास्कल। तो चेंज इन लेंथ over original length, it will be named as tensile strain. Change in volume over original volume will be named as volumetric strain. And change in shape, अच्छा यहाँ पर ये जो shape में change है, ये डेल्टा ए change है और इसकी original dimension a के equal है, तो change in dimension divided by the original dimension, you can call it del a over a, और यू कैन कॉल इट टेंजेंट थीटा, क्योंकि अगर आप इसको ट्राइंगुलरली देखें तो ये बन रहा है परपेंडिकुलर और ये बन रहा है बेस। ऑलराइट, तो 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रेस एंड 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रेन। देन वी कम टुवर्ड्स द बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, which states that within the elastic limit the stress is directly proportional to strain.
अब ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें अगर हम, तो दरम्यान में कांस्टेंट आता है इलास्टिसिटी। यू हैव टू रिमेंबर कि ये इलास्टिसिटी इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, लिहाजा आप स्ट्रेस बढ़ाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन भी बढ़ेगा एंड देयर रेशियो विल रिमेन सेम। तो रिमेंबर वन थिंग, इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन में जितने पैरामीटर्स आते हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं है। ना ये फोर्स डिपेंडेंट है, ना ये एरिया डिपेंडेंट है, ना ये डेल्टा एल डिपेंडेंट है, ना ही ये लेंथ डिपेंडेंट है। आप सिंपली कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो वायर की या मटेरियल की डायमेंशंस में लेंथ, एरिया, इस तरह की जितनी क्वांटिटीज़ हैं, डायमीटर, रेडियस, इनको चेंज कर देने से मटेरियल की इलास्टिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है। यहाँ से इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्वांटिटी बचती है सिर्फ स्ट्रेस, तो इलास्टिसिटी के भी वही यूनिट्स होंगे जो किसके होंगे? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ बातें कि इलास्टिसिटी आखिर डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, उससे पहले ये समझना है कि इलास्टिसिटी है क्या। कॉपर ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है या रबर ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है? इसमें सिंपल, हम चूँकि शुरू से इलास्टिकनेस को इलास्टिसिटी समझते आ रहे हैं, तो वी थॉट कि रबर इज़ मोर इलास्टिक, जबकि ऐसा नहीं है। वो चीज़ें जो एक्सटर्नल स्ट्रेस को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकती, रबर पर 100 न्यूटन फोर्स लगाएं और कॉपर पे भी 100 ही न्यूटन फोर्स लगाएं, और दोनों वायर्स आइडेंटिकल होंगे, यानी जितनी डायमेंशन रबर की है उतनी ही डायमेंशन कॉपर की है, दोनों को सेम फोर्स से खींचें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? किस में चेंज ज़्यादा आएगा? रबर में चेंज ज़्यादा आएगा। तो जिसमें चेंज यानी स्ट्रेन ज़्यादा आएगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। तो रिमेंबर दैट कि जितने भी हार्ड मटेरियल्स होंगे उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी और जितने भी सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे उनकी इलास्टिसिटी कम होगी। इलास्टिसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, और अगर हम मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें। ये तीन चीज़ें हैं जिनसे इलास्टिसिटी को बदला जा सकता है, जबकि इस चीज़ में बदलाव लाने से इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने कहा कि उस पर डिपेंड नहीं करता, और स्ट्रेन को, मतलब अभी आपने कहा कि स्ट्रेन को ज़्यादा करेंगे तो नहीं, स्ट्रेन ज़्यादा नहीं, मैंने कहा सेम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं हम दो वायर्स पर। कॉपर वायर पे भी 100 न्यूटन अप्लाई करते हैं, रबर वायर पे भी। किस में ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? रबर में। रबर और कॉपर की अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे हम, दोनों पे स्ट्रेस क्या है? सेम, लेकिन दोनों में से स्ट्रेन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ? रबर में। तो रबर का स्ट्रेन कॉपर के स्ट्रेन से ज़्यादा है, लिहाजा हाँ, नेचर की वजह से, नेचर डिफरेंट है तो इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होगी। और उस डिफरेंस में क्या आ रहा है कि जो रबर है उसकी इलास्टिसिटी कम है और जो कॉपर है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इन शॉर्ट, जो हार्ड मटेरियल्स होंगे उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा और जो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है इलास्टिसिटी। स्ट्रेस भी 3 टाइप्स का है, स्ट्रेन भी 3 टाइप्स का है। इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी कितनी टाइप्स होनी चाहिए? 3। सबसे पहला कहलाता है यंग मॉडुलस, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस F/A to the tensile strain del L/L, it is denoted by symbol Y। बल्क मॉडुलस K से डिनोट करते हैं स्ट्रेस या प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेस में उसी तरह इसको G से डिनोट करते हैं F/A डिवाइडेड बाय डेल A/A भी लिख सकते हैं आप, और या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा। यहाँ तक तो 3 तरह की इलास्टिसिटीज होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। आपकी बुक में जो टेबल बना है उस टेबल में आपके पास कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके यंग की वैल्यू और शेयर मॉडुलस दोनों इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है। उसमें एक आता है वाटर और दूसरा आता है मरकरी। इन मटेरियल्स को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, ऑल द मटेरियल्स दैट कैन फ्लो विच आर नेम्ड एज फ्लूइड्स, उनके लिए ना यंग मॉडुलस एग्जिस्ट करता है ना ही शेयर मॉडुलस। तो कैटेगराइजेशन होती
कि यंग मॉडुलस भी सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के लिए एग्जिस्ट करता है और शेयर मॉडुलस भी सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के एग्जिस्ट करता है, जबकि बल्क मॉडुलस पे आप टेबल में देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक की, बोन्स और कंक्रीट के अलावा, ठीक है, बल्क मॉडुलस की ऑलमोस्ट हर चीज़ की वैल्यू जो है वो मौजूद है। अब बल्क मॉडुलस याद रखना है, ये दोनों मटेरियल सॉलिड्स के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी, दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल कि ये लिक्विड्स या फ्लूइड्स के लिए एग्जिस्ट करता है। जब हम किसी वेव की स्पीड मेजर करते हैं किसी मीडियम में, तो स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन आपने पढ़ी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये कौन सी इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी तीन टाइप्स है, यंग है, बल्क है या शेयर है। टॉपिक का नाम बताएगा, टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर इज नॉट कंप्राइज्ड ऑफ सॉलिड, यानी इस पे ना यंग मॉडुलस अप्लाई होगा ना ही शेयर मॉडुलस अप्लाई होगा। सो एयर के लिए जो इलास्टिसिटी यूज हुई है वो कौन सी है, और अगर आप इसकी डेरिवेशन देखें तो इसमें इक्वेशन बनती भी है P over del V over V, and finally we get the equation V is equal to under root of gamma P over density। यहाँ तक तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, कि ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, और इसी से रिलेटेड आगे हमारी फर्दर ऑब्जर्वेशंस चलेंगी। अच्छा जी, लेट्स से वी हैव अ वायर, एक वायर है हमारे पास ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, पूरी तवज्जो इधर रखनी। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस साइड, दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। लेट्स से L लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। हम इस वायर पे अप्लाई करते हैं फोर्स, इतनी फोर्स कि ये वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ से डबल हो जाए, अपनी ओरिजिनल लेंथ से। अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई है, 12। अच्छा, अब हमने यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है। यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल L ओवर L। हमने यहाँ से डिफाइन करना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, कि आखिर यंग मॉडुलस है क्या, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। हमने फोर्स अप्लाई की किस पर, ऐसे एरिया पर जिसकी डायमेंशन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ कितनी है, इनिशियल डिवाइडेड बाय F ओवर 1, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ क्या हो जाएगा, 1। फाइनल आंसर आया है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू अ, बट विच फोर्स। ये डेफिनेशन सब बच्चे अपने पास लिखें कि यंग मॉडुलस इज द फोर्स दैट डबल्स द लेंथ ऑफ अ वायर। यंग मॉडुलस वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो किसी भी सर्टेन मटेरियल की लेंथ को क्या कर देगी, डबल कर देगी। अब यहाँ पर मेजर आइडिया ये है कि क्या सब मटेरियल्स एक जितनी फोर्स से डबल हो सकते हैं, सबकी नेचर डिफरेंट है। सबकी नेचर डिफरेंट है तो इसका मतलब है सबके लिए अमाउंट ऑफ फोर्स भी। अब आप फिर टेबल पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, सब के लिए जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इसका जो लेवल है वो बिलियंस ऑफ पास्कल्स में है। यानी आपके पास जो भी टेबल पे नंबर लिखा होगा, जैसे एल्यूमिनियम के लिए 70 लिखा हुआ है, तो ये 70 इंटू 10⁻⁹ पास्कल्स है। यानी अगर आपके पास एल्यूमिनियम की एक ऐसी वायर हो जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसकी लेंथ को आपने डबल करना है तो आपको 70 बिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फोर्स रिक्वायर है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। बट जस्ट इमेजिन कि डायमंड के लिए यही वैल्यू 70 की बजाय 11, 20 लिखी हुई, यानी जो डायमंड की इलास्टिसिटी है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में एटलीस्ट 150 टाइम्स ग्रेटर है।
सो डायमंड को इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द नेचर। हार्डनेस इज़ द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलास्टिक है, डोंट कंसीडर कि वो उतनी नरम है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी वो उतनी ही ज़्यादा हार्ड होगी, उतनी ही ज़्यादा हार्ड होगी। अब इसमें सेकंड इफेक्ट आ जाता है टेम्परेचर का। जब हम किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी नरमी बढ़ती है या सख्ती बढ़ती? नरम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सो रिमेंबर, नेचर बदलने से इलास्टिसिटी बदल जाएगी। सब मटेरियल्स एक जैसी फोर्स पे डबल नहीं हो सकते, लिहाजा नेचर बदलेगी, इलास्टिसिटी बदल जाएगी, फोर्स बदल जाएगी। नंबर 2, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मटेरियल की सॉफ्टनेस बढ़ती, जिसकी वजह से उन्हें डीफॉर्म करना पहले से आसान हो जाता है। सो ग्रेटर द टेम्परेचर, स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी। सो इट हैज़ 3 टाइप्स, यंग, बल्क एंड शेयर मॉडलिंग। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आप मैं इजाफा कर दूं कि वेव्स में 2 तरह की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। हवा में जो साउंड प्रोपगेट करता है किस वेव फॉर्म में करता है? लॉन्गिट्यूडनल। वाई नॉट ट्रांसवर्स? क्रस्ट और ट्रफ हवा में नहीं बन सकते। उसकी वजह कि याद रखें, ट्रांसवर्स वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में एग्जिस्ट कर सकती है। एज लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लूइड्स और सॉलिड्स दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ सॉलिड्स में एग्जिस्ट कर सकती है। इसीलिए फ्लूइड्स में जब भी कोई वेव प्रोपगेट करेगी, फ्लूइड्स में जब भी कोई वेव प्रोपगेट करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होगी, जबकि सॉलिड्स में दोनों तरह की वेव्स प्रोपगेट कर सकती हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी अर्थक्वेक है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, जो सेकेंडरी अर्थक्वेक है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अब अर्थ सॉलिड है, इस सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव भी पैदा हो सकती और लॉन्गिट्यूडनल, लिहाजा अर्थक्वेक भी दोनों टाइप्स के साथ ओरिजिनेट होते हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। तो ये इसका स्टूडेंट्स, अब हम इसी लेक्चर के कुछ एमसीक्यू ट्रिक्स पे बात करते हैं जो ज़रूरी हैं समझना और याद रखना। एक तो स्ट्रेस की जनरल इक्वेशन आपने पढ़ ली, सिग्मा इज इक्वल टू F/A। स्टूडेंट्स, अगर किसी वायर के साथ आप कोई वेट हैंग करते हैं तो फिर F की जगह हम mg और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज़ करते हैं πr²। और सिंपली अगर डायमीटर का जिक्र हो तो आप r को चेंज कर सकते हैं d/2 में। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो एज अ 4 जाएगा, तो 4mg/πd²। तो अगर रेडियस गिवन हो तो आपकी इक्वेशन, डायमीटर गिवन है तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेस से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल कंडीशन आ जाती। स्ट्रेन के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, स्ट्रेन से रिलेटेड MTCAT में क्वेश्चन आ भी चुके हैं, 2 से 3 मरतबा आ चुके हैं। तो स्ट्रेन का फर्स्ट केस के स्ट्रेन इक्वेशन आपने पढ़ी ΔL/L के इक्वल है। यहाँ पे ΔL का मतलब है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। सो नाउ देखें, अगर आपके पास एक वायर ऑफ लेंथ L है, ये उसकी इनिशियल जो होगी वो L हो जाएगी। अब आप उस लेंथ में उतना ही इजाफा कर देते हैं, यानी वायर की लेंथ L है और आप इसमें उतना ही मीटर्स का इजाफा कर देते हैं। तो अब जो न्यू लेंथ है टोटल, जो फाइनल लेंथ हो गई वो टोटल इस वायर की होगी 2L। तो अब स्ट्रेन कितना होगा? तो लेंथ हमने डबल कर दी है, तो 2L, इनिशियल कितनी थी? सिंगल, डिवाइडेड बाय L, तो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी L/L इक्वल्स टू 1। अब इस सिचुएशन को गौर से समझना है। हमने वायर की लेंथ को क्या किया? डबल। स्ट्रेन का आंसर क्या आ रहा है? 1। अब एक सीक्वेंस देखें, अगर हम लेंथ ऑफ वायर को 3 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पर 2 की बजाय 3L आएगा, यहाँ पर 1 की बजाय 2 आएगा। यानी जब हमने लेंथ को 2L से 3L किया, यानी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, तो अब हमारे पास जो स्ट्रेन का आंसर है वो 2 आ रहा है। इससे एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट्स जो स्ट्रेन होगा वो हमेशा n-1 टाइम्स प्रोड्यूस होगा। आई एम होपफुल कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।
यानी अगर लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो स्ट्रेन 3, लेंथ को 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो स्ट्रेन 4, यानी हमेशा 1 डिजिट कम पे आ जाना है। अब हम ज़रा वापस उसी सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पे लेंथ को डबल किया था। लेंथ को डबल किया, स्ट्रेन का आंसर 1 आया। इस 1 आंसर को स्टूडेंट्स हम यूनिट स्ट्रेन भी बोलते हैं। और ये जो यूनिट स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये यंग मॉडुलस को डिफ़ाइन करने में काम आता है। हम यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं कि वो फोर्स जो किसी वायर में यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दे, ऐसी वायर जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शन हो, यानी इसको यहीं पर देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ओवर ए डेल एल ओवर एल। तो स्टूडेंट्स अगर कोई वायर है जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शन में एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर सपोज कर लेते हैं। अब अगर वो यूनिट स्ट्रेन पैदा करे तो यूनिट स्ट्रेन का मतलब है कि डेल एल ओवर एल का आंसर 1 आएगा। यूनिट स्ट्रेन का मतलब है कि वो फोर्स जो किसी वायर की लेंथ को डबल कर देगी। दोबारा सुने, वो फोर्स जो किसी वायर की लेंथ को क्या कर दे डबल, या वो फोर्स जो किसी वायर में स्ट्रेन प्रोड्यूस करे यूनिट। अब देखें क्या होगा, डेल एल ओवर एल का आंसर क्या आ जाएगा 1। एरिया हमने यूनिट एरिया सपोज किया, ये भी 1 हो जाएगा। तो जब ये इक्वेशंस में से ये चीज़ें 1 क्रिएट हो जाएंगी तो हम यंग मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू दैट फोर्स विच डबल्स द लेंथ ऑफ अ वायर। ये जो मैंने जुमला बोला है इसको दोबारा रिकॉल कर लें कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू द फोर्स दैट डबल्स द लेंथ ऑफ अ वायर। एक तो ये केस हो गया, यहाँ से स्ट्रेन फाइंड करना। फिर एक परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आता है, एमकैट में आ भी चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए एक वायर की लेंथ है 4 मीटर, उसमें हमने 40% का इजाफा कर दिया है, तो बताएं कितने परसेंट इनलॉन्गेशन हुई है। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, वही स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख के डेल एल ओवर एल उसे 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है परसेंटेज इनलॉन्गेशन। क्या बन जाता है? परसेंटेज इनलॉन्गेशन। ऑल राइट, आगे अब देखें यहाँ पर उसी तरह स्ट्रेन की इक्वेशन लिख के उसे 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब फाइनल लेंथ कितनी हो गई? 4 मीटर, और 40 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 0.4 मीटर। तो अब जो न्यू लेंथ है स्टूडेंट्स वो 4.4 मीटर, यानी फाइनल लेंथ क्या हो गई है 4.4 मीटर माइनस ओरिजिनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर आंसर आएगा 0.4 बाय 4, कैंसिल करेंगे 0.1 और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% इनलॉन्गेशन आई। अब आपने यहाँ पर वेले नहीं बैठ जाना, MCQs खुद से क्रिएट कर लेने। कैसे? आप इसको 40 से 50% पे ले जाएं, फिर 60% पे, फिर 70, फिर 80 एंड सो ऑन। मतलब डिफरेंट लेंथ्स को अंदर इजाफा करके तो अंदर स्ट्रेन फाइंड किया। लेट से 50 आ जाता है तो यहाँ पर 0.5 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। अब इससे आगे आपने इसको सॉल्व करना है कि वो कितने परसेंट इनलॉन्गेशन होगी। तो स्ट्रेस के फार्मूलाज, स्ट्रेन का ये कंडीशनल फार्मूला और यूनिट स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, परसेंटेज इनलॉन्गेशन जेन में रखना है। अब कुछ आगे बात बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह यंग मॉडुलस पे थोड़ी सी बात करें तो y वाज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब y की डिपेंडेंस एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लें, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, नेचर पर, और तीसरी चीज़ इम्प्योरिटी भी आ जाती है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टेम्परेचर एंड नेचर है। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे आ जाए तो हमने बात की कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द मेथड ऑफ हार्डनेस, कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है वो उतनी इलास्टिक होगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने से तो हार्डनेस कम हो जाती है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन इनवर्स होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर टेम्परेचर पर, और इंडिपेंडेंट होता है द चेंज ये डायमेंशंस ऑफ वायर पर, यानी इसे लेंथ चेंज करने से, एरिया चेंज, रेडियस, डायमीटर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। So, for example, 2 copper wires have length ratio 2:1, area ratio 3:4, are having same extensions when subjected to the same force, then the ratio of their Young modulus. अब इस पूरे क्वेश्चन को ट्रिक करने का सिर्फ आसान सा तरीका है। दोनों वायर्स किसकी हैं? कॉपर की, यानी नेचर तो सेम है, और पूछी भी गई है रेशो उनके यंग मॉडुलस की, तो नेचर के मुताबिक दोनों कॉपर वायर्स जिस भी डायमेंशन की हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अगर दोनों कॉपर की वायर्स हैं और आपसे पूछी गई है रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस, तो डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, द आंसर वुड बी 1:1. बट इन केस टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स कर दिया जाए, डिफरेंट मटीरियल्स have length ratio 2:1, area ratio 3:4 are having same extension when subjected to the same force, then the ratio of their Young modulus. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो नेचर डिफरेंट कर दी. अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यू विल राइट y1:y2 f over a1 f over a2 del l over l1 del L over L2. अब मैंने यहाँ पर F के साथ 1 2 और del L के साथ 1 2 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे लिखा है सेम एक्सटेंशन. तो ये जो डेल्टा L होता है स्टूडेंट्स, इसे एक्सटेंशन कहते हैं, वो सेम है. सिमिलरली दोनों को सेम फोर्स के थ्रू सब्जेक्ट किया गया तो F भी सेम है. अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो इक्वेशन बची वो बची कि y1:y2 इज इक्वल टू L1 over A1 रेशो L2 over A2. अब L1:L2 क्या है? 2:1. A1:A2 क्या है? 3:4. तो 8:3 ये हमारे पास किसकी रेशो आएगी? यंग मॉडुलस की. यानी जो फर्स्ट मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, सेकंड मटेरियल की इलास्टिसिटी कम है. तो अगर मटेरियल सेम हो तो याद रखना आंसर वुड बी 1:1, और अगर मटेरियल्स डिफरेंट हो तो याद रखना यंग मॉडुलस की रेशो आपने कैलकुलेट करनी है. स्टूडेंट्स, इसी तरह एक प्रॉब्लम आता है कि कंपोजिट वायर्स होती हैं, जैसे आधा हिस्सा कॉपर का जोड़ दिया, साथ आधा हिस्सा एल्युमिनियम का जोड़ दिया, और कहा जाता है कि दोनों को जोड़कर एक ही फोर्स के थ्रू खींचा जा रहा है. तो क्या दोनों में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट प्रोड्यूस होगी? क्या लॉजिक होगी इसकी? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 17 के लास्ट न्यूमेरिकल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है. उसमें भी दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में जोड़ के उनकी एक्सटेंशंस पूछी गई हैं. तो अब एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन होती है डेल्टा एल. जब आप यहाँ से डेल्टा एल क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास FL over AY बनेगा. अब देखें, फोर्स हमने दोनों के लिए सेम है तो फोर्स का फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा. फ़र्ज़ करें दोनों की लेंथ्स भी सेम है, दोनों के एरियाज़ भी सेम है, तो एक्सटेंशन की पूरी डिपेंडेंस यंग मॉडुलस पर है. अब यंग मॉडुलस कैसे वेरी करेगा? इस फोर्स अप्लाई करने से क्या दोनों की लेंथ इक्वली बढ़ेगी या डिफरेंटली बढ़ेगी? तो इसका तो पहले तो आंसर है वो मैं आपको क्लियर कर दूं. इसके आंसर में एक ऑप्शन होती है कि बोथ हैव सेम स्ट्रेस, कि दोनों वायर्स पे सेम स्ट्रेस है, बट दोनों वायर्स में जो प्रोड्यूस होगी वो होगी डिफरेंट एक्सटेंशन. ये इसका आंसर होगा. अब डिफरेंट एक्सटेंशन क्यों है? स्टूडेंट्स, कॉपर और एल्युमिनियम दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, दोनों के यंग मॉडुलस डिफरेंट होंगे, और एक्सटेंशन का यंग मॉडुलस से इन्वर्स रिलेशन है. यानी जिसका यंग मॉडुलस कम होगा उसकी एक्सटेंशन या उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्जांपल, कॉपर का यंग मॉडुलस लेट्स से ग्रेटर है एल्युमिनियम के यंग मॉडुलस से, तो इस एक सिंगल फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन इन कॉपर है इट वुड बी लेस देन द एक्सटेंशन इन एल्युमिनियम. तो याद रखना है, अगर एक सेम फोर्स कंपोजिट वायर को स्ट्रेच करेगी, खींचने की कोशिश करेगी, तो स्ट्रेस दोनों वायर्स पे सेम है बट दोनों के अंदर एक्सटेंशंस डिफरेंट क्रिएट होंगी. स्टूडेंट्स, फिर आपने इसी तरह कुछ ग्राफिकल रिलेशंस याद रखने हैं. जैसे मैंने कहा कि यंग मॉडुलस यहाँ पर दिए गए तमाम पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है. सो यंग मॉडुलस फोर्स को चेंज करने से चेंज नहीं होगा. यानी ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि आप फोर्स चेंज करते जाएं बट द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम. लेंथ चेंज करते जाएं किसी स्पेसिफिक वायर की, यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम. एरिया, रेडियस, डायमीटर चेंज करें, यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम. ये इंडिपेंडेंसी की रिलेशनशिप आ जाएगा. और यंग मॉडुलस का टेम्परेचर से रिलेशन मैंने बताया अभी इन्वर्स होता है, तो आपने एक इन्वर्स PV टाइप ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना. स्टूडेंट्स, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी. अब परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगी? इतनी हार्ड बॉडी जिसके अंदर आप फोर्स अप्लाई करें भी तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो. तो यंग मॉडुलस की इक्वेशन F over A del L over L, ये स्ट्रेन हो गया. अब परफेक्टली रिजिड बॉडी वो होगी स्टूडेंट्स के फोर्स अप्लाई करने के बावजूद उसकी लेंथ में कोई इजाफा या कमी ना हो, ना टेंसाइल इफेक्ट हो, ना कंप्रेसिव इफेक्ट हो. तो फाइनल लेंथ भी L है, इनिशियल भी L है, आंसर क्या आएगा? 0. यानी परफेक्टली रिजिड बॉडी में अगर पूछा जाए कि स्ट्रेन क्या प्रोड्यूस होता है तो आंसर 0 आएगा.
अब ये ज़ीरो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ कॉल्ड इन्फिनिटी. So Young modulus of a perfectly rigid body is infinity and the strain produced in the perfectly rigid body is 0.